सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नावेश शेख है। मैं फाउंडर हूँ, चेयरमैन हूँ सुपर पावर अलायंस का। और आज हम एक मेंटरशिप सेशन ले रहे हैं जहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जो नए पुराने मिक्स क्राउड है, उनको हम लोग एसपीए के बारे में, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में, और आप लोग को क्या डूज क्या डोंट्स, किस तरह से चीजें करनी चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, उसके बारे में आज हम आपको गाइडेंस देंगे। तो सबसे पहला स्टार्टिंग में तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम लोग एसपीए को समझे कि एसपीए एग्जैक्टली है क्या, ये कॉन्सेप्ट को समझे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला आपको क्या काम करना पड़ेगा मालूम है? एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके पास पेन है, डायरी है, पेपर है, आज उसी को एक चेकलिस्ट की तरह लिखते चले जाओ। और ये चेकलिस्ट अगर आप फॉलो करते गए ना डेली बेसिस पे, तो इसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आज ये आपने आए यहाँ पे सुने इस मेंटरशिप प्रोग्राम को और फिर वो हवा में चले जाए। इट शुड बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी ऑन पेपर। वो आपको बार बार याद दिलाते रहना चाहिए कि आप क्या मिस कर रहे हो और क्या पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए। तो चेकलिस्ट में सबसे पहली चीज है कि एसपीए को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग एसपीए, अगर ये आप हेडिंग डालते हो अपने चेकलिस्ट पे, तो ज्यादा नहीं, तीन चार चीजें ही करनी है। सबसे पहले तो जो एक फुल वीडियो हम लोग ने बनाया था 25 मिनट्स का, जिसमें फुल डिटेल्स ऑफ एसपीए है, वो एकदम ध्यान से एक बार आप लोग देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर देखा है तो भी मैं कहूंगा कि वापस एक बार ध्यान देके पूरा देखिए जब तक आपको पूरी तरह समझ नहीं जाए। दूसरा है कि रूल्स रेगुलेशंस, ज्यादातर लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप रूल्स हम लोग जब भेजते हैं ऐड करते वक्त, तो वो रीड नहीं किया है। अब उसके चक्कर में उन्हें पता ही नहीं है कि रूल्स और रेगुलेशन जो जनरलाइज है वो क्या है। क्या आप लोग ने जो तीसरी चीज है चेकलिस्ट पे, सेकंड जो है व्हाट्सएप ग्रुप रूल्स लिखना, ठीक है, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठे कि फॉर्मेट में जो हम लोग चल रहे हैं उसका जो एसपीए का फॉर्मेट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें करनी जरूरी है। इसके बाद में है जो मेंबरशिप फॉर्म आपने भरा है ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या आपने उसको अच्छे से रीड किया है क्या, वो भी एक बार जाके रीड करना। काफी लोग बस साइन मार के दे देते हैं, उन्हें पता नहीं कि उसमें रूल्स रेगुलेशंस क्या लिखे हैं। और लास्ट एक चीज अपने चेकलिस्ट पे लिखना पहले पॉइंटर के, कि क्या हम लोग फेसबुक पेज पे कनेक्ट हुए हैं, क्या फेसबुक ग्रुप पे कनेक्ट हुए हैं क्या, क्या आपने इमीडिएट टीम मेंबर्स को हम लोग ने कनेक्ट करना शुरू किया है क्या, हमने वेबसाइट पे गए हैं क्या। तो ये चार पांच छोटी चीजें, इससे क्या होगा ना, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा एसपी के बारे में। बस कोई बोल दिया मीटिंग है और आके बस ऐड कर दिया किसी ग्रुप में, उसमें मजा नहीं आएगा। आपको पता कंपनी के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट जो जनरलाइज चीजें है वो तो मालूम होना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। इसके बाद में है अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट। ये फॉर्मेट चलता कैसा है, देखिए ये फॉर्मेट में ना तीन चीजों को बहुत ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट के अंदर है ना, तीन सब कैटेगरीज बना देना। पहला कैटेगरी है कमिटी। पिछले 15 दिन में हर एक ग्रुप की कमेटी बनी है। ये कमेटी फॉर कैसे चलती है ना, ये आपको मालूम होना जरूरी है, वरना आपको समझेगा ही नहीं कि किधर क्या चल रहा है। जैसे एक ग्रुप में हो सकता है कल को 50 लोग हो, 60 लोग हो, 70 हो, 80 90 हो, लेकिन एटलीस्ट एक 11 12 लोगों की कमेटी होना बहुत जरूरी होती है। तो एक कमेटी में प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, पहले मैं गिना देता हूँ कौन कौन होता है, फिर रोल्स पे आता हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि ये कमेटी चलती कैसे है। प्रेसिडेंट होता है, मीटिंग होस्ट होता है, विजिटर ओरिएंटेशन इंचार्ज होता है, फ्लैश ऑफ द डे इंचार्ज होता है, ट्रेजरर होता है, बिजनेस ट्रैकिंग इंचार्ज होता है, अटेंडेंस इंचार्ज होता है, एक्सपेंशन इंचार्ज होता है, इवेंट इंचार्ज होता है, और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन इंचार्ज होता है। प्रेसिडेंट का काम होता है कि पूरे के पूरे ग्रुप को जो काम बांटा गया है, जो टास्क असाइन किया गया है पोस्ट देके, वो डेली बेसिस पे फॉलो अप करे और वो ट्रैक पे रहे, वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद जो मीटिंग होस्ट होता है, वो पूरा के पूरा जो मीटिंग है उसकी होस्टिंग की जिम्मेदारी उस होस्ट की होती है। विजिटर ओरिएंटेशन, कोई भी नए बंदे को आप ऐड कर रहे हो तो जो विजिटर ओरिएंटेशन इंचार्ज है आप उसको कनेक्ट करोगे, वो फोन पे पूरा समझाएगा डिटेल, उसके बाद में उसको ग्रुप में ऐड करेगा। तो ये थोड़ा सिस्टमैटिक वे में क्या है जाता है, जब किसी को पूरा डिटेल्स मिलके मालूम होता है और ज्वाइन करता है। बाद में मीटिंग के बाद भी विजिटर ओरिएंटेशन इंचार्ज ही होता है जो फॉलो अप करता है क्लोजिंग के लिए, कन्वर्जन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद में जो फ्लैश ऑफ द डे इंचार्ज है, मैं काफी लोग को देखता हूँ ग्रुप में डायरेक्टली डाल देते अपने पोस्टर्स, वैसा नहीं करना है। फ्लैश ऑफ द डे का जो कॉन्सेप्ट है,
जिसमें हम लोग एक फ्लैश ऑफ द डे इंचार्ज हर एक ग्रुप में बनाए हैं, आपको उसका अपना एक जेपैक बना के खुद देना है। वो दिन बाय दिन डिसाइडेड रहता है कौन से दिन किसका जेपैक फ्लैश होगा, और वो ग्रुप में अपने डालेंगे, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, और वहां से पिक करके हर एक को अपने अपने स्टेटस पे रखना होता है। आपका टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरा जेपैक कब डालना है, ये होना चाहिए कि जितने जेपैक ग्रुप में आ रहे हैं उसे मैं स्टेटस पे रखूं, क्योंकि हम दूसरों का जब स्टेटस नहीं रखेंगे तो फिर दूसरे हमारा कहां से रखेंगे। सो फ्लैश ऑफ द डे इंचार्ज का काम वो होता है। उसके बाद होता है ट्रेजरर। ट्रेजरर जितने भी उस ग्रुप में पर्टिकुलर पैसे आ रहे जा रहे हैं, जो भी वेन्यू चार्जेस है या किसी का मेंबरशिप फीस कलेक्ट करना, वो ट्रेजरर का काम होता है। बिजनेस ट्रैकिंग इंचार्ज, जो भी बिजनेस आपको मिल रहा है, जो भी रेफरेंसेस आप दे रहे हो ले रहे हो, तो वो बिजनेस ट्रैकिंग इंचार्ज को आपको बताना होता है, और वो एक पूरा डेटा मेंटेन करता है कि इस ग्रुप का कितना बिजनेस हुआ। अटेंडेंस इंचार्ज का काम होता है मीटिंग के एक दिन पहले सबको रिमाइंडर देना कि मीटिंग में आना है, और दूसरे दिन वापस से कनेक्ट करना उन लोगों को जो मीटिंग में नहीं आए कि क्यों नहीं आए। सो पूरा अटेंडेंस का जो काम है वो अटेंडेंस इंचार्ज का होता है। एक्सपेंशन इंचार्ज का काम होता है कि जितने भी लोग ज्वाइन कहते हैं ना कि हुए हैं, ऑलरेडी मेंबर्स हैं, उनको वो बार बार मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके जो कनेक्टेड है उसमें से जो रिमेनिंग कैटेगरीज हमारे ग्रुप में, उसमें से वो लोग ऐड करके और रिमेनिंग कैटेगरीज को फुल करें। इवेंट इंचार्ज का काम होता है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारे, आपके ग्रुप के जो मीटिंग्स हो रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी करना, ए से लेकर जेड तक की जिम्मेदारी उसकी होती है। प्रेजेंटेशन इंचार्ज, जैसे आपको पता है कि हर मीटिंग में किसी एक को प्रेजेंटेशन 10 मिनट का देने मिलता है अलग से बारी बारी। सो उसका जो पूरा तैयारी है, लाइट फ्रॉम पीपीटी से लेके हर एक चीज के लिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर इंचार्ज बनाया सपोर्ट करने के लिए। ये अभी हर एक टीम में बन चुके हैं, आप अपने प्रेसिडेंट से बात करके चाहिए तो ये लिस्ट मंगाइए, वो लोग आपको पूरा बताएंगे कौन क्या इंचार्ज है, तो आपको पता चलेगा किस चीज के लिए किसको बात करनी है। तो अभी एकदम सिस्टमाइज्ड वे में चीजें और आगे चलेगी जब ये पूरा सिचुएशन हो गया। तो इसके बाद एक फॉर्मेट आप लिखिए, जो मैंने कहा ना, इसमें जैसे अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में 3 कैटेगरी बनाई है। दूसरा है 1 मिनट प्रेजेंटेशन हमें कैसे देना है, ये आपका प्रेजेंटेशन बना के ही रखिए। पहला आपको अपना नाम बताना है, दूसरा आपकी कैटेगरी क्या है, बिजनेस कैटेगरी क्या है, तीसरा आपका फर्म का नाम क्या है, जो आपके कंपनी है या जो भी बिजनेस है उसका नाम क्या है। उसके बाद में ऑपरेटिंग एरियाज क्या है, ऑपरेटिंग एरियाज में एक तो आप कहां से ऑपरेट कर रहे हो, और दूसरा आएगा कि कहां तक आपका ऑपरेशन है, मतलब कहां कहां पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। उसके बाद में आपका स्पेशल अचीवमेंट्स अगर कुछ है तो वो, और आपका यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो वो दो चीज के मतलब कैसे आपका थोड़ा अलग हटके है बाकी सबसे। फिर ये स्पेसिफिकली एकदम ध्यान से बताना है कि हम कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन में ये बता दें कि जो लोग आए हैं हाउ दे कैन हेल्प अस, मतलब हाउ कैन यू हेल्प मी, ये बारे में हमें उनको बताना है कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं और वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। अगर वो रोड मैप भी हम बता पाए तो प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। और आपके फिर ऑफर्स होने चाहिए, अगर आपका कुछ ऑफर है, कुछ गिव है, कोई कॉन्टैक्ट है जो आप देना चाहते हो, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में कुछ दे के जाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में होता है रिक्वायरमेंट्स, जिसको हम आस्क कहते हैं, कि आपको अगर किसी XYZ कंपनी के किसी पर्टिकुलर बंदे से कनेक्ट होना है तो आप उसका नाम बोल सकते हो, या कोई कनेक्शन किसी कंपनी में चाहिए या किसी फील्ड में चाहिए तो आप बोल सकते हो। सामने वाला आपको कितने सारे लोगों में से कोई ना कोई शायद कनेक्ट करा दे इमीडिएटली। तो 1 मिनट का प्रेजेंटेशन आइडियली इसमें ये सारे पॉइंटर्स होने चाहिए। इसके बाद है जो बड़ा प्रेजेंटेशन होता है 10 मिनट्स का, उसमें देखिए जब आप बनाते हो पूरा पीपीटी बनाते हो, उसका जो प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो उसमें पहले आपका ब्रांड लोगो आना चाहिए, फिर आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन आना चाहिए, पूरा एक इंट्रो होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो बिजनेस है उसकी पूरी हिस्ट्री आना चाहिए, अभी तक की आपने क्या क्या किया है, क्या काम किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं, और उससे लोगों को आइडिया लगे किस किस फर्म्स के साथ आपने काम किया है। ठीक है, अगर उसमें टेस्टिमोनियल्स हो तो वो भी ऐड किए जा सकते हैं। फिर आता है आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या सर्विस डिस्क्रिप्शन, कि आपका एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है या सर्विस क्या है। उसके बाद में आएगा कि हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मतलब जो लोग रूम में बैठे हैं हाउ दे कैन प्रमोट योर बिजनेस। और ये भी अगर एक चीज डाल सके कि क्यों लोग तुम्हें चूज करें, मतलब व्हाई पीपल शुड चूज यू, उसमें आप में क्या अलग है या आपका जो सिस्टम है उसमें क्या अलग है। ठीक है, और व्हाट एग्जैक्टली इज योर एक्सपेक्टेशन,
ये एक चीज अगर आप कवर कर पाए उसमें कि आपकी एक्सपेक्टेशन इस क्राउड से क्या है, आप चाहते क्या हो, क्या निकाल चाहते हो इस चीज से, तो अगर आप वो उसमें प्रेजेंटेशन में डाल दोगे तो बहुत सही हो जाएगा। और फिर होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो आइडियली प्रेजेंटेशन जितना हो सके आप डीप लेवल पे आपको समझाना होता है, जो आप 1 मिनट में नहीं समझा पा रहे होते, वो आपको 10 मिनट का पूरा जो टाइम मिला है उसमें आपको अच्छे से समझा देना होता है। और इसको प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि वो 10 मिनट्स के टाइम स्लॉट में खत्म हो। देखिए हर चीजें ना आपसे शुरू होने वाली है, इसलिए आपका प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। तो एक पॉइंटर लिखिए, प्रिपेयर्ड योरसेल्फ या अवर सेल्फ लिख दीजिए उसमें, कि आपको किस चीज की तैयारी रहनी बहुत जरूरी है, तो जाके आपको इस चीज में फायदा होगा। और क्या क्या करना है, मतलब तैयारी, अगर उस पॉइंट पे और सिंप्लीफाइड करके देखिए, मेरा एक हमेशा सिस्टम रहता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंटेशन देता हूँ। वरना मैं ऐसे जार्गन्स यूज कर सकता हूँ, ऐसी भाषा भी यूज कर सकता हूँ जो बहुत ही ज्यादा हाई फाई लगेगी, आधे लोग को समझेगा ही नहीं कि क्या बोल के क्या, लेकिन बोलेंगे अरे वाह क्या बात थी। बट मेरा एक सिस्टम है, एक स्टाइल है कि मैं बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में उसको ब्रेक डाउन करके चीजों को बताता हूँ, ताकि लोगों को बहुत आसानी से अंदर तक पहुंच जाए वो बातें। सो प्रिपेयर्डनेस में आता है सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इंटरैक्शन, कि आपका आपके ग्रुप से कांस्टेंट इंटरैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हाय बाय कर लिए फिर सीधा गायब ही हो गए। ये एक चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप जो है रेपो बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, प्रिपेयर्डनेस के अंडर में ये एक पॉइंटर्स लिखते जाइए। दूसरा, ड्रेसिंग। मैं देखता हूँ काफी लोग कैसे भी उठ के आ जाते हैं मीटिंग्स में, ऑनलाइन मीटिंग्स में। आप लोग ध्यान रखिए कि लोग देख रहे हैं, आप कुछ भी पहन के आओगे या कुछ भी कैसे भी रहोगे तो ऐसा नहीं होता है। तो लोगों को बहुत फर्क पड़ता है ये बातों से, ये वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं ये नहीं कह रहा बहुत हाई फाई ड्रेस पहन के आओ, बट भले आप फॉर्मल्स पहने हो, कैजुअल्स पहने हो, इट शुड बी गुड, इट शुड बी डिसेंट कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस पर बहुत बड़ा मायने रखती है वो चीज। तो ड्रेसिंग पे प्लीज सब लोग बहुत ध्यान देना शुरू करो। बैकग्राउंड, अगर आप ऑनलाइन मीटिंग्स में हो तो काफी लोग के बैकग्राउंड में कभी बच्चे भाग रहे, कभी इधर क्या चल रहा है, किधर कोई घूम रहा फिर रहा है, ऐसे बैकग्राउंड नहीं होने चाहिए, वो प्रोफेशनल नहीं दिखता है। इट शुड बी है, भले आप ठीक है सब लोग, मैं समझता हूँ घर से भी मीटिंग ले रहे हो तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका बैकग्राउंड एकदम स्टेबल होना चाहिए। एक जगह बैठ के आपको उसको उस तरीके से समझना है, सारी सबकी बातें, आप खुद स्टेबल होना चाहिए एक जगह पे बैठ के। तो बैकग्राउंड पे भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, भले प्लेन हो चलेगा, बट इट शुड बी कि आप बैठ के सुकून से समझ रहे हो सामने वाले की बात। लॉन्ग टर्म ओवरव्यू, इसके लिए तैयार रहो कि ये चीज शॉर्ट टर्म की नहीं है, 2 मीटिंग में आएंगे बिजनेस मिलेगा, ये माइंडसेट निकाल लेना आप लोग। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बनी हुई चीज है। इसको आप वो ऐसा मत गिनो कि हम कितना पैसा डाल रहे कितना निकलेगा, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको लॉन्ग टर्म ओवरव्यू से ही अपने को जुड़ना है, ठीक है। तो अपना ओवरव्यू जो विजन है ना, वो थोड़ा सा अपग्रेड करके इसको एक अलग लेवल पे ले जाना बहुत जरूरी है। जब हम इसको लंबे बोलते ना टाइम तक के लिए अब सोचे कि भाई मैं सालों तक यहाँ जुड़ा हुआ ही हूँ और बहुत कुछ निकलने वाला है यहाँ से, तो इट विल टेक सम टाइम। इस माइंडसेट को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका 1 मिनट राइटअप है ना, एक बना हुआ रहना चाहिए। ये प्रिपेयर्डनेस में लिख दो कि ये 1 मिनट का राइटअप आपके पास होना ही चाहिए हर मीटिंग में। भले आप थोड़ा बहुत चेंजेस करो चलेगा, या उसी को फॉलो करो, लेकिन आप लोग है ना वो गलती मत करो कि उसको प्रिपरेशन मत करके आया करो। पूरा के पूरा खेल वो 1 मिनट पे ही है। काफी लोग पैसे प्रेजेंटेशन देते कि वो ध्यान में आ जाते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं? क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा था। उसमें देखो कोई किसी में भी हीरे मोती नहीं लगे हुए, खाली आप जो बोल रहे हो ना वो बातें पहुंच रही है सामने वाले को, और अगर वो कन्विंसिंग नहीं लगेगी तो फायदा नहीं। तो 1 मिनट का जो प्रेजेंटेशन है, अगर नहीं प्रिपेयर किया तो आज करके रखना, ताकि जब भी आप चाहिए तो उसको रीड करो पॉइंटर्स, लेकिन कोई पॉइंटर्स मिस आउट भी नहीं होते उससे। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और मैंने तो बता भी दिया कि उसमें कैसे प्रिपेयर करना है, जो मैंने ऊपर अभी फॉर्मेट बताया उसमें। उसके बाद है विजिटिंग कार्ड्स। विजिटिंग कार्ड्स, डिजिटल कार्ड और नॉर्मल कार्ड आपका रेडी होना चाहिए हमेशा, और वो छपा हुआ रहना चाहिए जब भी आप मीटिंग्स में आते हो। आपको देखो, हो सकता है आप सोचोगे मैं नेक्स्ट मीटिंग में बांट दूं, इस बार कम है, लेकिन जो विजिटर आया वो तो वापस नहीं मिलेगा ना, हो सकता है वो वापस ज्वाइन करे नहीं करे, यू नेवर नो। तो ये भी चीज प्रिपेयर्डनेस वाले कॉलम में आप लिख के रखो कि रेडी होना चाहिए आपके पास। एक शॉर्ट प्रोफाइल बनवा के लो, अगर नहीं बनाए तो। शॉर्ट प्रोफाइल क्या होता है कि व्हाट्सएप पे, मेल पे किसी को भी भेजने के लिए काम में आता है। अगर समझो आपने 1 to 1 किसी के साथ किया,
तो सीधी बात है, उसको एकदम बड़ा प्रोफाइल मत भेज देना, लेकिन एक शॉर्ट प्रोफाइल 4-5 या 8-10 पेज का मैक्सिमम जो है बना हुआ रहना चाहिए, जो आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सको। और एक चीज है जो आपकी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, जो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो आप 10 मिनट का प्रेजेंटेशन दोगे वो, और एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन अगर एक एलोबरेटेड वे में किसी को आपको फॉरवर्ड करना है तो वो चीजें भी आपके पास रेडी होना चाहिए। ये सब आप लिख के रखिए, ये आपको अगर इसमें से कुछ मिस आउट है तो आपको बनाना है। इसके बाद आते हैं डूज पे, कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। कुछ चीजें बेसिक है लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसमें। गिव एंड टेक पॉलिसी पे पहले तो बिलीव करना शुरू करो। काफी लोग सिर्फ टेक पॉलिसी पे बिलीव करते हैं कि मुझे चाहिए बिजनेस, बस मैं आ रहा हूं, अरे मैं तो गया था मुझे मिला नहीं, ये हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता है, हमेशा गिव एंड टेक होता है। मैं बहुत सारे लोग को कीनली ऑब्जर्व करता हूँ साइलेंटली, कि वो सिर्फ टेक 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 पे बिलीव कर रहे हैं। उसमें वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी, सामने वाला अवॉइड करने लगेगा, और फिर मतलब आपका जो रोटेशन अंदर आना चाहिए वो नहीं आएगा बिजनेस का। सो गिव एंड टेक में क्या होता है मालूम है माइंडसेट में, कि हमारा माइंड ये होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा देना है, हमें जितना हो सके रेफरेंसेस देना है। जहां भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमें कनेक्ट करना है कि एसपीए में हम कैसे उसको लाके कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों को अपने दे सकते हैं खुद के। तो इसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग पहले नवी मुंबई ग्रुप में स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, और कोविड के बाद ये फ्री ग्रुप्स चालू हुए तो हम लोगों ने फिलहाल उसको इतना स्ट्रिक्टली नहीं रखा है, लेकिन ये आगे जाके स्ट्रिक्ट होगा, वो है टाइमिंग। लोग आते हैं हमेशा 5-10 मिनट 15 मिनट लेट आते हैं। मतलब जब आना ही है भाई तो टाइम पे आना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे लेट आओगे तो चलो ठीक है, अभी तो हम लोग ले रहे हैं, बाद में तो हम लोग का एक पॉलिसी जब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा बाद में तो हम लोग लेना भी बंद कर देंगे। आने वाले टाइम में तो ये हो जाएगा कि दरवाजा, हम लोग पुराना जो मीटिंग होता था उसमें तो दरवाजा शार्प बंद हो जाता था 9 बजे और मीटिंग शुरू हो जाती थी, और जो आया कितने भी दूर से आया हो उसको वापस जाना पड़ता था। और ये हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि आपको बिजनेस में चीज समझना पड़ेगी कि टाइमिंग बहुत बड़ा मैटर करता है। आप प्रोफेशनल नहीं हो तो, लेकिन दूसरे तो प्रोफेशनल है, वो लोग तो अपने प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से ही चलेंगे पूरे जिंदगी भर, और आपको हल्के में लेंगे जब देखेंगे कि ये बंदा मतलब प्रोफेशनल नहीं है, टाइमिंग का इसको वैल्यू नहीं है। तो प्लीज वो एक चीज को बहुत ध्यान में रखिए। उसके बाद है रेगुलरिटी, कि हमें रेगुलर होना बहुत जरूरी है। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं जो लिख के रख लो, ये रेगुलरिटी के ये वर्ड के आगे में, आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। हो सकता है आप 4 मीटिंग आए हो, 5वीं मीटिंग नहीं आए हो, आप नहीं दिखे इसलिए कोई रेफरेंस आपको जा सकता था, वो नहीं गया। ये भूल में मत रहो, ये फास्ट लाइफ में लोग एक दूसरे को याद रखते हैं। आउट ऑफ साइट का मतलब होता है आउट ऑफ माइंड। आपको कुछ मिल सकता था उस टाइम पे लेकिन आप रेगुलर नहीं थे, तो इसलिए आपके हाथ से मौका चला गया। आप 2 मीटिंग आना बंद कर दो, तीसरी मीटिंग से लोग भूल जाएंगे कौन था। कितने बड़े बड़े लोग देख रहे हो ना आप, किसी का डेथ हो जाता है, ये हो जाता है, कहीं चले जाते हैं, कौन याद रखता है। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पे अगर आप खुद गायब हो जाओगे तो लोग गायब ही कर देंगे पूरी तरह। तो आपको रेगुलर होना बहुत जरूरी है, ताकि ये इसका सिस्टम ही ऐसा है कि जब बार बार हम रेगुलर मिलते रहते ना, तो अपने आप को दिमाग में आइडिया देख के आते हैं सामने वाले को, अरे हाँ इसके लिए ये रेफरेंस था, मेरे देना भूल गया था, मैं दे देता हूँ। सो आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड, ये चीज गड़ा लो अपने पूरे दिमाग में। और प्लस एक और ऑप्शन बता रहा हूं जो लोग नहीं समझ रहे, जब ये मीटिंग सब एक्चुअल वाली शुरू होगी तो बता के रखता हूं, सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन, ये भी लिख के ले लो। कभी हम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो हमें अपना सब्स्टिट्यूट भेजना है, किसी भी हाल में भेजना है, जो हमारा बिजनेस वहां पे जाके प्रेजेंट करे। कुछ हो सकता है जेन्युइन रीजन हो जिससे हम नहीं आ रहे, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूट भेजना ही भेजना है, ठीक है। दो चीज जो मैंने बोला प्लीज ध्यान में रखिए, ये डूस में ये भी आती है। एक है ड्रेसिंग, वापस से बोल रहा हूँ, ड्रेसिंग का प्लीज ध्यान रखना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हाई फाई कपड़े पहन के आइए, लेकिन ऐसे भी मत पहन के आइए कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस गिर जाए आपको देख के। और बैकग्राउंड, स्पेशली ऑनलाइन मीटिंग में आपके बैकग्राउंड जो है स्टेबल होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे ख्याल से आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप अपने कमिटी से कनेक्ट हो। कनेक्टिंग टू कमिटी, जो आपकी कमिटी है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि 10-11 लोग कौन है, उसमें किसको क्या काम असाइन किया गया है। उनसे कनेक्ट होने का रीजन ये है कि आप जो टॉप बॉसेस है उस ग्रुप के, उससे कनेक्ट हो रहे हो। तो कल को कुछ भी चीज अगर आता है ना, तो उनको भी मालूम होता है कुछ रेफरेंसेस पास करने या किसी भी चीज में, तो वो एक थोड़ा प्रोएक्टिवली आप पे ध्यान देते हैं। इसके बाद में है डूस में, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोफाइल नोट डाउन करते रहना हर एक का।
जितनी मीटिंग्स होती है प्रोफाइल नोट डाउन करना है, मिस आउट कभी भी नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं। और स्पेशली क्या होता है उसमें विजिटर्स भी कितने आके जाते हैं जो हमें बड़ा बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। यू नेवर नो, मेरे सामने तो हुआ भी है कि मतलब मैंने एक विजिटर को ही देखा है 10-12 लाख का बिजनेस दे के जाते हुए, उसके बाद वो दिखा नहीं लेकिन वो बिजनेस दे के चला गया। जिसने प्रोफाइल लिखा था वो कनेक्ट हुआ और उसने फॉलो अप किया, थोड़ा काम हो गया, ऐसा था। सो इसलिए हर एक का प्रोफाइल जब तक समझेगा नहीं ना तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। एक चीज आप लोग बिठा लो मन में कि डेली बेसिस पे ये कंसिस्टेंसी के लिए अपने को करना ही करना है, 1-to-1 करना है, भले एक तो एक 1-to-1। खाली जो आपका छुट्टी का दिन है वो छोड़ दीजिए, बाकी डेली एटलीस्ट एक या दो 1-to-1 होना ही चाहिए। आप ऑनलाइन कीजिए लेकिन इट हैज टू बी ऑन ट्रैक। मैंने पहले मीटिंग में जो बताया, जो लोग लेट आए हैं थोड़ा इसमें ज्वाइन में उनको बता दूं कि मैंने सबको कहा है कि एक पेन पेपर लेके बैठे, एक चेकलिस्ट बनाए, जो मैं बोलते जा रहा हूं वो लिखते चले जाए, ताकि एट द एंड यही चेकलिस्ट आपको खुद फॉलो करनी है आगे जाके। तो आधे से ज्यादा तो मैंने सब बता दिया है, जो अभी आए फिर भी वो आगे की चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। डेली 1-to-1 जब आप ये करोगे तो आपका क्या होते जाएगा मालूम है, MCM माई कनेक्टिविटी मीटर फिल होते जाएगा। आपको अपने आप आइडिया लगेगा कितने लोग को आप अपने टीम से कनेक्ट हुए और कितने नहीं हुए। टीम में बहुत सारे लोग हैं, हमने उनको कनेक्ट नहीं किया सारे के सारे के, इसलिए हमारा रेपो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया है। और क्या होता है, हम सोचते हैं ना अरे 30-40-50 लोग को कैसे कनेक्ट करें, वैसा मत सोचो, डेली एक एक करो। डेली एक एक करोगे अपने आप 1-1.5 महीने में आप लोग को पूरा सबके सब कनेक्शन मिल जाएंगे। और जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो जो मैंने पहले जो चीजें बताई ना कि आप प्रोफाइल बना के रखो, विजिटिंग कार्ड्स बना के रखो, अपना शॉर्ट इंट्रो बना के रखो, वो सब आपको काम में आएगा 1-to-1 करते वक्त भी, जब मीटिंग के बाद आपको एक दूसरे को शेयर करना रहेगा। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। डूस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग बहुत इन्फोर्स करने वाले हैं अभी सबको, वो है फ्लैश ऑफ द डे। काफी लोग फ्लैश ऑफ द डे दूसरों का शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको पता भी है कि इसमें कितना बड़ा नुकसान है उस टीम का अगर कोई फ्लैश ऑफ द डे नहीं शेयर करता है। एक फ्लैश पे 200 300 400 व्यूज होते हैं। अगर हर कोई सीरियसली इसको करने लग जाए, मैं ये भी पकड़ लूं कि चलो 30-40 लोग की भी टीम है, अगर मैं 40 को इंटू 300 भी करूं तो 12,000 लोग का डेली का रीच है हमारे पास आज के टाइम पे, वो भी अच्छे लोग जो हमारे पहचान के हैं। तो हम लोग खुद पहले प्रैक्टिस करें कि डेली फ्लैश ऑफ द डे अपने स्टेटस पे रखना ही है, एटलीस्ट व्हाट्सएप स्टेटस पे तो रखना ही है, और बाकी लोग को भी प्रमोट करना है कि रखना शुरू करें। एक चीज जो आपको अपने स्क्रिप्ट में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, चाहिए तो एक दो कलीग से पूछो भी जो अपने फ्रेंडली हो गए हैं एसपीए में, कि क्या मैं जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ 1 मिनट प्रेजेंटेशन में, सामने वाले को क्या समझ रहा है, क्या मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। हो सकता है मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ है कि नवी मुंबई ग्रुप में एक बंदा, जो नाम नहीं लूंगा, 10-12 महीने साल भर ऑलमोस्ट हो गए, वो जो रीड कर रहा था और जो सब लोग अज्यूम कर रहे थे इंक्लूडिंग मैं भी, तो वो कुछ और ही बोल रहा था, जो चाहता था वो कुछ और था। व्हाट वाज हिज आस्क वाज समथिंग डिफरेंट। जब उसने फुल प्रेजेंटेशन 10 मिनट्स का दिया ना, तब सब सर पकड़ के बैठे कि अच्छा ये एक्चुअली ये चाह रहा था, और हम लोग कुछ और ही सोच रहे थे, हम लोग तो इसको कितना कुछ क्या क्या दे दिए होते हैं अब तक। आर यू गेटिंग इट? तो हम लोग को जो लग रहा है ना हमारी स्क्रिप्ट, वो हमारा प्री कंसीव्ड नोशन है कि ये एकदम परफेक्ट है। 2-4 लोग से पूछो कि इसमें सुनने के बाद क्या लगा, मतलब क्या चाह क्या रहा हूं मैं ये स्क्रिप्ट है। अगर वो निकाल बराबर नहीं आ रहा है तो आपको अपनी स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो एंड पॉइंट जो है ना, कि आप चाहते क्या हो कि ये जो ग्रुप है क्या करके दे आपको, वो बात पहुंचनी बहुत जरूरी है आपकी स्क्रिप्ट में। तो ये पॉइंट प्लीज ध्यान से लिख के रखो, क्योंकि ये पॉइंट पे सब कुछ निर्भर है। उसके बाद एक ब्रेक इवन पॉइंट माइंड में रखो कि क्या होता है कि हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये रहता है कि हमें रिटर्न्स कैसे मिले। ठीक है, अब इसका रिटर्न्स लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई मैंने इतने पैसे डाले तो मेरा कितना पैसा निकलना चाहिए। लेकिन वो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होना चाहिए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना? मेरे ख्याल से ब्रेक इवन पॉइंट इसका क्या, आइडियली अगर आप रेगुलर हो तो 4 से 6 महीने का टाइम लेके चलो। प्लस इसका ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ पैसों से मत कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा, हमें ट्रेनिंग भी मिल रहा है, बहुत सारा हमें एडवर्टाइजिंग भी मिल रहा है, बहुत सारा हम लोग लोगों से लाइफ टाइम के कनेक्शन भी बना रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर्स भी सिंपल बताओ कैसे कैलकुलेट करना है। हमारे पूरे बिजनेस में एक पेन पेपर लेके बैठना और लिखना कि कितना खर्चा पूरे साल में हो रहा है। हो सकता है आपके पूरे बिजनेस चलाने में पूरे साल का खर्चा हो रहा होगा 15-20 लाख एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें मैंने एसपीए में कितना डाला, चलो गिन लो कि हमने डाला 15,000 डाला, सब मीटिंग वीटिंग पकड़ के सब गिन लिया, तो मतलब मैंने 1% डाल दिया एसपीए में। अब एसपीए में जो मुझे पूरा फायदा मेरे लाइफ में हो रहा है, उसमें कितना परसेंट एसपीए से आ रहा है वो भी देखते हैं। कितने कॉन्टेक्ट मुझे मिल गए, कितना मेरा पब्लिसिटी हो गया, कितने मुझे ट्रेनिंग्स मिल गए और कितना मुझे बिजनेस मिल गया।
तो आपको कॉस्ट टू प्रोडक्ट है ना कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। आपको समझेगा मैंने 5% लगाया, लेकिन अरे एसपीए से तो मुझे 25% का पूरा एक ओवरऑल फायदा दिख रहा है जो बाकी चारों पांचों चीज को मिला रहा हूं तो। या अगर आपको लगता है कि जो आपका डाला हुआ पैसा है उससे कम फायदा हो रहा है तो एसपीए आप छोड़ देना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैं खुद ही स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज याद रखना है कि कोई भी चीज को होने को टाइम लगता है। एक्चुअल फॉर्मेट तो अब शुरू होने वाला है ये अक्टूबर से, जब अभी ये ड्राइव खत्म होगा जो ये चल रहा है इसके बाद में। सो कॉस्ट टू प्रोडक्ट वैसे कैलकुलेट करना, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं काफी टाइम पे, या कुछ लोग टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से भी जानते हो। विजिटर्स कनेक्ट बहुत जरूरी है। कभी भी मीटिंग में अगर आप लोग के सामने ऐसा सिचुएशन हो कि आपको लग रहा है कि 4 मेरे मेंबर्स रजिस्टर्ड है जिनसे मैं कनेक्ट नहीं हुआ हूं, 4 विजिटर आए हैं और आप पूरे 8 के 8 को नहीं मिल सकते, आप 3-4 लोग को ही मिल सकते, तो प्लीज ध्यान रखिए कि आप विजिटर से कनेक्ट हो जाइए उस दिन। आप अपने जो रजिस्टर्ड मेंबर है वो तो साल भर के लिए अब साथ में ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन पहले विजिटर से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है 2 लोग 3 लोग कन्वर्ट हो या नहीं भी हो, और वो नेक्स्ट टाइम आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं उस चीज का। तो वो फ्रेश क्या कहते हैं, कनेक्ट कहते हैं उसको। ठीक है, तो उस पर ये चीज पे फोकस रखिए कि जब आप डायरेक्ट मीटिंग शुरू होगी तो विजिटर्स को पहले कनेक्ट होना है कभी भी। एक है ना रेपोमीटर बनाइए जितने भी ग्रुप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को पता नहीं कितना सीरियसली लोगे, लेकिन ये बहुत काम का पॉइंट है। जितने भी लोग से आप एसपीए में ग्रुप में आपके हैं 30-40 लोग जितने भी हैं, हर एक का नाम लिखिए। ठीक है, रेपोमीटर के आगे ना हर एक के आगे 1 से लेके 5 तक रेटिंग डालिए, और किसी में तो 0 भी डालना पड़ेगा। 0 मतलब तुम कनेक्ट ही नहीं हुए, 3 मतलब इससे अच्छा खासा ठीक ठाक रेपो बन गया, 5 मतलब एकदम भरोसा बैठ गया, 1 मतलब हल्का फुल्का खाली जानता हूं क्या है लेकिन डिटेल में नहीं मालूम है। आपका टारगेट होना चाहिए विद टाइम ये सारे के सारे 5 पे पहुंचे। रेपोमीटर खुद का क्रिएट कीजिए, जितने लोग नए ऐड हो रहे हैं उनका भी नाम लिखिए, क्योंकि लोग क्या गलती करते हैं मालूम है, 5-6-8 लोग से कनेक्ट हो जाते हैं तो उनको लगता है मैं पूरे ग्रुप से कनेक्ट हो गया। नहीं, वो गलत है। आप खाली 10-20% लोग से कनेक्ट हुए हो, उसके बाद में आपको आपका मन ठंडा हो गया है कि हाँ भाई चलो मैं तो पहचानता हूँ, लेकिन क्या आपने सबसे अच्छा रेपो बनाया है क्या? तो रेपो मीटर बनाइए, एक साधारण पेज पे बना सकते हैं, उसमें हर एक का डिटेल आना चाहिए, मतलब नाम आना चाहिए, और आपके आगे लिखना है 0, 1, 2, 3, वो आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं कितना रेपो इस बंदे से मेरा बन चुका है। अभी आते हैं डोंट्स पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें क्या नहीं करना है। काफी सारी चीजें तो हम लोग वही डिस्कस करते कि क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना वो भी पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को, कभी भी 1-to-1 मीटिंग में या डायरेक्ट मीटिंग में एक दूसरे को अपना प्रोडक्ट सेल करने का या सर्विसेज सेल करने की कभी कोशिश मत करना। सामने वाला आपको अवॉइड करने लगेगा, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आया है इस ग्रुप में, ये बात आप समझिए। वो आपका सर्विसेज खरीदने नहीं आया है, वो खुद का प्रोडक्ट और सर्विस बेचने आया है। वो फॉर्मेट कैसा चलेगा, वो इस तरीके से चलेगा कि हमें एक दूसरे का बिजनेस समझ के लेना है, ताकि हम अपने नेचुरल मार्केट में से एक दूसरे को बिजनेस ला के दे सकें। तो ये पॉइंट समझना कि हमें एक दूसरे का बिजनेस समझना है, एक दूसरे को बेचना नहीं है, वरना है ना आपको आधे लोग है ना अवॉइड करने लगेंगे, आपको समझेगा नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। एक टाइम बाद वो लोग आपकी चीजें लेंगे जब भी उनको जरूरत होगी। देखो एक सिंपल सा सिचुएशन बताओ ना, अगर मैं इसको साधारण लैंग्वेज में समझाने जाऊं एकदम सिंप्लीफाई करके, वो कहते हैं ना सोने का जो अंडा देती है उस मुर्गी को काटा नहीं करते, वरना ना अंडा मिलेगा ना कुछ मिलेगा आगे। मतलब जो लाइफ टाइम आपको बहुत सारा बिजनेस देने वाले हैं उनको अगर आप बेचने का ट्राई करोगे और वो अवॉइड किए ना, तो जो उनके नीचे इतने बड़े कॉन्टेक्ट से जो आपको आगे आने वाले टाइम में कनेक्ट होने वाले थे वो कभी नहीं हो पाएंगे। तो ये फॉर्मेट, ये जो रेफरल फॉर्मेट होता है, ये एक दूसरे को डायरेक्ट बेचने के लिए नहीं होता है कोई भी चीज, ना ही कोई सर्विसेज बेचने के लिए होता है। हमें एक दूसरे का प्रोडक्ट इसलिए समझना है, सर्विसेज इसलिए समझना है, ताकि हम अपने नेचुरल मार्केट से एक दूसरे को रेफरेंसेस लाके दें। तो ये जो डोंट्स वाली कैटेगरी है ना, इसमें भी आप ये पॉइंटर्स लिखते जाओ। अटेंडेंस वाले पार्ट पे मैं बता दे रहा हूं कि टर्मिनेशन है अगर 2 बार आप मीटिंग नहीं आते और किसी सब्स्टिट्यूट को भी नहीं भेजे तो। ये रूल है, ये बाकायदा सभी रेफरेंस ग्रुप का रूल है। तो 2 मीटिंग कोई नहीं आया, अभी वो फ्री वाला चल रहा था, ठीक था, कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब से अगर सब्स्टिट्यूट नहीं भेजा गया और 2 मीटिंग में नहीं आया जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट किसी और को जगह दे दी जाएगी जो सीरियस हो। इसके बाद वाला पॉइंट, इसको भी आप लिख के रखिए ध्यान से, कि काफी लोग मैं देख रहा हूँ किसी भी टाइम पे किसी को भी कनेक्ट होते हैं।
मुझे कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो मतलब रात के 12 बजे भी मैसेज कर देते हैं, 10 बजे भी मैसेज कर देते हैं। क्या ये प्रोफेशनल है? क्या ये चीज? आप सुबह 8 से रात के 8 तक मैक्सिमम टाइम रखिए, उसके बीच में एक दूसरे को कनेक्ट कीजिए। आप क्या रात के 2 बजे पूछेंगे सामने वाले को कि ये प्रोडक्ट का क्या था, उस सर्विसेज का क्या था, ये करूं कि नहीं? अरे भाई, सबका एक पर्सनल लाइफ है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और क्या है ना, आप लोग को फिर लोग है ना मतलब अजीब कैटेगरी में ले लेंगे, ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, इसको समझ में नहीं आता, कभी भी उठ के मैसेज करता है। और प्लस इधर उधर की बात भी नहीं करनी है, मतलब बिजनेस तो फिर बिजनेस के रिलेटेड ही रहे। फिर वो किसी की बैक बाइटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एसपीए रेगुलेशंस और ये सब चीज के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जितना हम लोग lenient लगते हैं उतने स्ट्रिक्ट भी है, अगर हम लोग को कोई कंप्लेंट आती है उस चीज पे। तो प्लीज टाइमिंग का ध्यान रखिए, अभी से 8 से 8 ही एक दूसरे को कनेक्ट होइए, उसके बाद में मत होइए। हो सके तो मैं तो कहता हूँ 10 to 6 के बीच में ही कीजिए ज्यादातर। एक दूसरा पॉइंट इसके बाद डोंट्स में है डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी। कुछ ऐसे भी देखे गए कि लोग अपने ग्रुप में वो प्रोफाइल होने के बावजूद दूसरे ग्रुप में जाके कनेक्ट हो रहे हैं उस चीज के लिए। तो वो डायरेक्टली नहीं करना है, पहला प्रेफरेंस अपना ग्रुप ही होना चाहिए। अगर आपको अपने ग्रुप में वो बंदा नहीं मिल रहा है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या उसकी सर्विसेज अच्छे नहीं लग रहे, तो आप दूसरे ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि एसपीए के 7 ग्रुप है, तो अभी डेफिनेटली हमें इंटरकनेक्टिविटी के ऑप्शंस काफी सारे हैं। लेकिन वो सेकंड स्टेज है, पहला स्टेज यही होता है कि हम अपने ग्रुप में ही हो सके जितना बिजनेस दे और ले। डोंट्स में प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप रूल्स अभी से कोई भी तोड़ना मत, बहुत चांसेस है कि डायरेक्टली निकाल दिए जाओगे, फिर बाद में इश्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी चीजें बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है आने वाले टाइम में। आपको अगर कुछ चीज पोस्ट करना है तो आपको फ्लैश ऑफ द डे जो इंचार्ज है उसको आप दे दीजिए, वो अपने हिसाब से फ्लैश करेगा टाइमिंग के हिसाब से। डायरेक्टली कुछ भी मत उसमें डाल दीजिएगा। हाँ, आस्क और गिव अलाउड है, कुछ चाहिए तो ग्रुप में आप डालिए, लेकिन आगे का कन्वर्सेशन पर्सनल पे कीजिए। मतलब आपने कुछ चीज मांगी, आपको कनेक्ट मिल गए एक दो, तो बाकी का कन्वर्सेशन आप पर्सनल पे कीजिए, पूरे ग्रुप पे डिस्टर्ब मत कीजिए। इनकेस कुछ इमरजेंसी रहा या कुछ सोशल रिक्वेस्ट है या कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीड है, तो कमिटी मेंबर्स जो है ग्रुप में आउट ऑफ द टाइम रेंज जाके कुछ चीजें डाल सकते हैं। देखिए, बेनिफिट्स वाले पार्ट पे अगर मैं आऊं, एसपीए के बेनिफिट्स सबको, आई डोंट नो कि इन्होंने ये जो लाइट वर्जन देखा है खाली ऑनलाइन, उसमें कितना समझा रहेगा कितने लोगों को। बट एनीवेज, आई विल क्विकली टेक थ्रू, उसके थ्रू भी हम लोग जाते हैं, फट से आगे बढ़ते हैं। एक लाइन बेनिफिट्स पे सबसे टॉप पे आप लिख देना, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, यही लाइन पे चलते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। आपका जो वैल्यू है ना मार्केट में, जो आप काम करोगे, जो भी चीज करने जाओगे ना, वो डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कितना बड़ा है और कितना क्वालिटी है उसमें। जिसके पास पहचान नहीं है ना आज के टाइम पे, वो कुछ नहीं कर सकता। एटलीस्ट बिजनेस इंडस्ट्री में तो कितना भी टैलेंटेड हो, बिना पहचान की चीजें आगे बढ़ेंगी। पहचान भी मतलब ऐसी वाली अच्छी पहचान की बात कर रहा हूँ, जिनका टारगेट ही हो आपको प्रमोट करना। दूसरा बेनिफिट एसपीए का अगर मैं बोलूं, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्मेट पे चलता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का फॉर्मेट ये होता है कि वो कंपनी का माइंडसेट होता है कि हम कम से कम ले अपने बंदों से, उन्हें ज्यादा से ज्यादा दे। वो वाले फॉर्मेट पे नहीं चलता है कि भाई बस ज्यादा से ज्यादा दिखाओ और ज्यादा से ज्यादा ले लो। तीसरा है वैल्यू एडिशन ट्रेनिंग। एसपीए में अभी से हम लोग हर वीक या बाय वीकली एक वैल्यू एडिशन ट्रेनिंग रखेंगे, जिसमें मतलब अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को लाके, आपको वो फ्री सेशन रहेगा पूरा, जो आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती जाएगी एडिशनली। वही आप डायरेक्ट लेने जाओगे तो उसका एक प्रोसेस होता है पूरा अलग से। लेकिन यहाँ पे आपको, क्योंकि आप मेंबर्स हो, तो हम लोग उसको वैल्यू एडिशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, और वो शुरू कर दिया अभी से हम लोग ने। मोस्टली आपको हर वीक कुछ ना कुछ अभी से देखने मिलेगा नया, और एक अलग चीज सीखने मिलेगी हर वीक। तो एज ए एंटरप्रेन्योर वो आपके लिए बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा। इसके बाद है डबल टाइमिंग, मतलब हर चीज में डबल टाइम दिया है एसपीए ने। बाकी प्लेटफॉर्म पे अगर 30 सेकंड है तो या 1 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया है, बाकी जगह वो 4-5 मिनट है तो यहाँ पे 10 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया है। तो टाइमिंग्स डबल होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ओवरऑल वे में। जो आपको एकदम घाई घाई में चीजें बतानी चाहते चाहते थे, वो अभी एलॉबरेटेड वे में बता पाओगे। लीड्स वर्सेस रेफरल्स का कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ पे हम लोग लीड्स जनरेट नहीं कर रहे, ना ही ये कोई एमएलएम या उस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है। ये रेफरल ऑर्गेनाइजेशन है। रेफरल ऑर्गेनाइजेशन में फायदा ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेशियो जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वो एक चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट है। काफी सारे साल बच जा रहे हैं इतने कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, जो हमें इतने सारे लोगों को कनेक्ट करना पड़ा होता,
और इतना ट्रैवलिंग, इतना पैसा, इतना टाइम लगा होता है, एनर्जी लगी होती है, चारों चीज हमारी बच जा रही है, हमें एक साथ एक जगह पे मिल जा रहा है। एसपी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इट हैज अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जो एकदम ज्यादा रिजिड नहीं है, और साथ ही साथ एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि वो प्रोफेशनल भी है और फ्रेंडली भी है, दोनों चीज का एक थिन लाइन बराबर मेंटेन करके चलाया जा रहा है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में खुल के काम करने में मजा आता है, आइडियली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मन करता है काम करने का। तो वी आर लकी कि हम लोग ऐसे माइंडसेट के ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। एसपीए में एक और बेनिफिट है बिग मीट्स का। हर मंथ हम लोग एक बिग मीट रख ही रहे जहाँ पे हम लोग सारे ग्रुप्स को एक साथ अलाउ करते हैं बिग मीट में आने के लिए, ताकि जो कनेक्शन उनके ग्रुप में उनको नहीं मिल रहे वो बाकी के ग्रुप में से उनको कनेक्ट हो जाए। बहुत सारे प्रोफाइल है जो उनके ग्रुप में नहीं हो सकते लेकिन बाकी ग्रुप से उनको कनेक्ट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट उनका अभी फिलहाल काम जब तक उनके ग्रुप में कोई ऐड नहीं हो जा रहा तब तक डायरेक्टली दूसरे ग्रुप वालों से कनेक्ट होकर भी कराया जा सकता है। पावर टीम्स का कॉन्सेप्ट होता है बहुत सारे रेफरल ऑर्गेनाइजेशंस में। देखिए फिलहाल इस पॉइंट को वो ध्यान से समझिए, फिलहाल जमाना कंपटीशन का नहीं है, कोलैबोरेशन का है। अगर आपके सिमिलर फील्ड्स के भी कुछ लोग आसपास के हैं तो आप कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो उनको भी 4 काम मिलेगा तो वो आपको ला के देंगे। तो पावर टीम्स ये होती है कि जो आपके सिमिलर बिजनेस के लोग हैं आसपास के, जैसे अगर समझो एक कोई ट्रंक की प्रोजेक्ट ले रहा है तो वो आर्किटेक्ट को भी साथ में ले सकता है, सिविल वर्क वाले को भी ले सकता है, इंटीरियर डिजाइनर को भी ले सकता है, समझ रहे हो, मतलब वो सबको पूरी एक टीम बना के काम कर सकता है। उसी तरह इवेंट्स वाले फील्ड में भी होता है कि वो एक होस्ट को भी ले सकता है, एक डीजे को भी ले सकता है, एक डेकोरेटर को भी ले सकता है, मतलब सबको साथ में लेके एक स्टूडियो वालों को भी ले सकता है। तो पावर टीम्स बनाना भी अंदर अंदर शुरू करो, और आपके रेपो मीटर में ये 5-5 पे ही होने चाहिए हमेशा स्टार्स, ये चीज ध्यान में रखो। इसके बाद जो एसपीए है जो फ्री ब्रांडिंग पे बहुत फोकस कर रहा है फ्लैश ऑफ द डे के कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। बाकी जगह रेफरल्स पे सब जगह फ्री ब्रांडिंग पे उतना ज्यादा पुश नहीं किया जाता जितना एसपी में किया जाता है। अब हम लोग आएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे, जो 6-7 ही है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस के लिए ओपन हो जाएंगे। एक ऑप्शन, एक लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एसपीए अफोर्डेबल है, एसपीए चीप नहीं है। चीप में क्या होता है कि आप सस्ती चीज है, सस्ता माल है, उसको सस्ते में बेच रहे हो। अफोर्डेबल में होता है कि आप महंगी चीज है लेकिन आप लोगों को सस्ते में दे रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि सब अफोर्ड कर सके। तो एसपीए का फॉर्मेट उतना बुरी हालत में नहीं है कि वो ऐसा नहीं कि वो 10-15 हजार कम छोटा प्राइस ले रहा है तो उसमें वैसी चीज मिलेगी। आगे की जो उसके प्लानिंग से जो उसके इंटरनल सब चीजें हैं, वो एक जो बड़ी से बड़ी कंपनी आज के टाइम पे ऑन बोर्ड है इंडिया में और बाहर, उसके स्टैंडर्ड्स को मैच करके ही चलने वाला है, या हो सके तो आने वाले सालों में उसके भी आगे जाएगा। तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। तो इट इज अफोर्डेबल नॉट एन चीप ऑप्शन, ये एक चीज मुझे लगा कि एफएक्यूज में हमें होना चाहिए। उसके बाद काफी लोग पूछते हैं कि ये ऐसे टाइमिंग क्यों रखा है। आप लोग किसी को अप्रोच भी करते ज्वाइन करते वक्त लोग पूछते होंगे, तो ये उस सवाल के लिए पूछ रहा हूँ। देखिए मॉर्निंग का जो स्पेशली टाइम होता है, ज्यादातर जो हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं मॉर्निंग 9 to 10:30, इसके बाद पूरा दिन मिल जाता है किसी को भी बाकी काम करने के लिए। अगर हम दोपहर में रखेंगे या बाद में रखेंगे तो वो फिर उनका जो रेगुलर जो पूरा चार्ट बना हुआ है ना दिन भर के काम का, वो डिस्टर्ब होगा। सुबह मॉर्निंग में किसी की कोई मीटिंग नहीं होती 8-9 बजे, तो वो एक फ्री टाइम है। प्लस क्या है, अगर हम इकोनॉमी वाइज भी देखें कि हमें बैंक्वेट से लेके जो सब खर्चा लगता है जो कि बाकायदा वेन्यू चार्जेस से ही कवर होता है, तो सुबह के टाइम वो भी खाली पड़े होते तो एकदम सस्ते में मिलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है कि आप एक बार वो मीटिंग में आए, पूरा दिन फिर आपका फ्री पड़ा है, फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं है। इनफैक्ट उस मीटिंग में ज्यादा देर बैठ के 1-to-1 भी वहां पे भी कर सकते हो, या आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं वहां 1-to-1 भी कवर किए जा सकते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से टाइमिंग ऐसा रखा है कि पूरा दिन आपको बाकी का फ्री मिल जाए। क्या 2 घंटा जो हम लोग आते हैं मीटिंग में वर्थ है क्या, ये क्वेश्चन। हमारा ये काम था इसकी वजह से हम नहीं आ पा रहे, हमारा वो काम था या हमारी वो मीटिंग थी। अगर आपकी कोई मीटिंग भी चलो वो टाइम पे है कि आप कितने लोग से वहां मिल रहे हो, 1 से 2 से, यहाँ पे कितने लोग से मिलोगे, 20 से 30 से 40 से, उस पे भी अपना यहाँ पे बिजनेस ही प्रमोट करोगे। तो क्या ये वर्थ नहीं है 2 घंटे जहां आपको इतने सारे लोगों को एक साथ इंटरेक्ट करने मिल रहा है, कनेक्ट करने मिल रहा है, प्रमोट करने मिल रहा है खुद को, जो आपका पूरे हफ्ते का जो काम होता होगा ना अलग 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 टास्क, ये 2 घंटे आपके सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए जो आप एसपीए को दे रहे हो। बाकी सारी चीजें बाद में होना चाहिए, क्योंकि ये एक वीक खोना मतलब पूरा वीक खो देना, फिर आप उस टाइम पे किसी को प्रेजेंट ही नहीं कर पाए खुद को। तो इट इज मोर देन वर्थ कहीं ना कहीं, अगर मैं उसको वेरियस एंगल से पकड़ने जाऊं तो, खाली बिजनेस एंगल से नहीं। लेकिन बिजनेस, और ये चीज हमें समझना है
कि लोग कहते हैं कि अरे मेरा ऑफिस का टाइम है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ये हम अपने बिजनेस के लिए आ रहे हैं, कोई अलग चीज नहीं है, ये उसी का पार्ट है। इनफैक्ट ये बड़ा पार्ट है कि हम अपना बिजनेस जो प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए ही हम इसको टाइम निकाल के आ रहे हैं। काफी लोग पूछते हैं कि सिंगल बिजनेस एंट्री क्यों है। अगर मल्टीपल बिजनेस हम एंट्री देंगे तो इंटरनल कंपटीशन शुरू हो जाएंगे और सबको क्लियर नहीं होगा कि बिजनेस इसको दे या इसको दे, इसलिए सिंगल पॉइंट होना बहुत जरूरी है। और मल्टीपल बिजनेस इसलिए भी अलाउड नहीं है प्रमोट करना, क्योंकि अगर एक बंदा 4 बिजनेस प्रमोट करेगा तो फिर ग्रुप में 10 ही बंदे होंगे जो 50 बिजनेस कर रहे होंगे, तो उसमें क्या जनरेट होगा और कौन किसको क्या देगा कुछ नहीं समझेगा। इसलिए सिंगल एंट्री और मल्टीपल बिजनेसेस नहीं देने का रीजन ये है। कुछ लोग को लगता है मेरे बिजनेस को तो कम स्कोप है, ये क्वेश्चन है, माय बिजनेस हैज लेस स्कोप, ये इसमें, जबकि रियलिटी ये है कि कोई ऐसा बिजनेस बना ही नहीं है जो रेफरल्स के प्लेटफॉर्म से जिसको फायदा नहीं निकले। किसी को देर से निकल सकता है, किसी को जल्दी निकल सकता है, लेकिन निकलता है। आप कितना फेथ रख के उसमें इन्वॉल्व होते हैं इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना जो आज तक जिसको रेफरल प्लेटफॉर्म से फायदा नहीं हो। काफी लोग का वो खुद ही मन में बनाया हुआ है कि मेरे बिजनेस को लोग कौन आएगा। तो जब आप बिना फेथ के काम करते हो ना, तो आप खट्टे मन से काम करते हो, तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी कम रहता है, तो सही में बिजनेस नहीं आता है। तो गाइस उस फंडे में मत रहो। 100% अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आपको रिजल्ट्स आने ही आने हैं, नो डाउट ऑन दैट। और खाली रिजल्ट पैसों से क्यों गिन रहे हो? जो पहचान बन रही है वो खराब जाएगी आगे जाके, काम में ही आनी है। जो ट्रेनिंग मिल रही है आपको, क्या वो वेस्ट जा रही है? जो आपका फ्री पब्लिसिटी हो रहा है, क्या वो वेस्ट जा रहा है? पब्लिक देख रही है, आपका लोगो देख रही है, नाम देख रही है, आप ट्रेंड हो रहे हो, आप बेटर हो रहे हो, तो ये सब चीजें भी कैलकुलेशन में आनी चाहिए। ये भी कॉस्ट टू रिटर्न में काउंट होना चाहिए। सिर्फ हम ये नहीं देख सकते हमने कितना डाला और कितना निकला, उससे काफी ज्यादा चीजें। आज आप पूरे साल में 50 ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, बाहर लेने चले जाओ, उसका आपको 5-10 लाख भरना पड़ेगा। अभी जो हर वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने वाले उसकी बात कर रहा हूं, तो क्या ये फायदा नहीं है? आपके हर महीने फ्लैश ऑफ द डे जा रहे हैं, अगर 15,000 लोग देख रहे हैं तो हर महीने 7-8 हजार की तो फ्री पब्लिसिटी हो जा रही है आपकी। क्या ये फायदा नहीं है? आर यू गेटिंग इट? ये जो कनेक्शंस बने हैं, कल को किसी भी चीज की जरूरत लगती है, बिजनेस के लिए तो हम कर ही रहे, लेकिन एक समझ लो कि कुछ सोशल जरूरत लग गई, किसी को प्लाज्मा लग गया, ब्लड लग गया, किसी ने दे दिया, तो क्या पैसे से बहुत ज्यादा बढ़ के नहीं है जो आप लाखों खर्च करके भी नहीं कमा पाए होते? सो अंडरस्टैंड कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है इस चीज का। तो ये हमें कैलकुलेशंस इस एंगल से भी सोचनी पड़ेगी सारी। इसके बाद है इंटरकनेक्टिविटी ऑप्शंस, जो मैंने बताया वो ध्यान से समझिए कि इंटरकनेक्ट हमें करना है, लेकिन जितना हो सके बिजनेस तभी रोटेट करना जो हमारे ग्रुप में नहीं है, हमारे ग्रुप वालों को पहले देना है, और बाद में फिर हमें दूसरे लोग से जो कनेक्ट हुआ है वो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। हमेशा यही आपको ध्यान में रख के करना है। सेकंड लास्ट पॉइंट है, क्या एसपीए इररिस्पॉन्सिबल है? मतलब एसपीए रिस्पॉन्सिबल है क्या अगर कोई भी चीट कर देता है आपस में? तो कोई भी आपने मतलब ट्रांजैक्शन किया और किसी ने चीटिंग कर दी, तो क्या उसके लिए एसपीए रिस्पॉन्सिबल है? आप डिजिटल फॉर्म भरो या सादा फॉर्म भरो, उस पर भी ये चीज लिखी है, और मैं ये ट्रेनिंग वीडियो में भी बता दे रहा हूं कि हमारा काम कनेक्ट करना है। किसी के मन में हम अंदर जाके झांक नहीं सकते, हम वेरीफाई करके लोगों को ले सकते हैं। हमें नहीं पता एग्जैक्टली बात क्या हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से उसको लग रहा होगा कि इसने मुझे चीट किया और सामने वाले को लग रहा है इसने किया। तो एसपीए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल आपके ट्रांजेक्शन डिसीजन के लिए, क्योंकि डिसीजन जब वर्ड आता है तो वो सामने वाले का खुद का डिसीजन है, फिर वो किसी और का नहीं है। हमारा काम कनेक्ट करना है, लेकिन उसको चेक करना, अपना दिमाग लगा के उस पर डिसीजन लेना कि ये चीज ऑथेंटिक है कि नहीं, वो आपके ऊपर है। तो हमारा काम खाली लोगों को कनेक्ट करना है। उसके अंदर जो भी बोलते ना कुछ ऊपर नीचे होता है वो आपके डिसीजन की वजह से होता है, तो वो आप जिम्मेदार हो। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि एसपीए इसलिए आंख बंद करके कुछ भी नहीं कर देना है, आपको उतना ही चेक करना है जितना आप रेगुलरली चेक करते हो चीजों को। ठीक है, सो ट्रांजेक्शन्स के लिए एसपीए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन, हम क्यों मेंबर्स को बोलते हैं मेंबर्स लेके आने के लिए? वैसे तो हम लोग 10-20 हजार खाली बूस्ट मार दे फेसबुक पे पोस्ट पे इस पे उस पे तो भी आ जाएंगे लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादातर फोकस क्यों रहता है कि मेंबर्स के थ्रू मेंबर्स आए। बाहर से कोई बंदा आएगा एक बिना पहचान के, तो हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता, हमें नहीं पता किसके रेफरेंस से आया है, कल को कुछ गड़बड़ करके गया, कोई गलत स्कीम देके गया या कुछ भी उसने करके गया, तो हम किसको जाके पूछेंगे? लेकिन अगर आपके थ्रू आते हैं तो आप उसको सालों से जान रहे होते हैं, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 20 साल, आपको पता है उसका नेचर कैसा है, आपको पता है उसका मार्केट में नाम कैसा है। तो हमें पता होता है कि अगर हमारे ही 20 बंदे हैं, 2-2 अच्छे लोगों को लेके आएंगे उनके कॉन्टेक्ट में से, तो वो जो 40 लोग आ रहे हैं ना, तो उनको उतना वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, वो अच्छे लोग ही आ रहे हैं। इक्का दुक्का उसमें से कुछ ऊपर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हमें मालूम रहता है, वो भी हमें पता होता है कि इसके रेफरेंस के थ्रू आया, उसका घर किधर है,
उसके कौन सी सोसाइटी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके दोस्त यार कौन है। तो अगर कुछ भी होता है तो हमें एक भरोसा रहता है कि हम उसके लिंक तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग मेंबर्स को ही कहते हैं मेंबर्स लेके आने के लिए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो उसमें ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, जो बंदा अंदर आ रहा है वो बहुत हमारे लिए इजी होता है उसको ट्रस्ट करने के लिए। और ये पूरा बिजनेस चलता है एक ही वर्ड पे, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। तो अभी मेरा जो एक प्रेजेंटेशन जो मैंने ये सब बनाया था सिंप्लीफाई करके, और मेजर जो स्टार्टिंग में मेन मेन पॉइंटर्स मैंने रखे थे वो अभी खत्म होते हैं। अगले 10-15 मिनट के लिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, रेलेवेंट सवाल, हाँ कुछ भी मत पूछ लेना, रेलेवेंट एसपीए के रिलेटेड सवाल है तो आप खुल के पूछ सकते हो। एंड आई होप आप सबने लिख के रखा, जो मैंने पहले ही, जो मेरा सबसे पहला पॉइंट था वो यही था कि हमें एक चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। अगर आप उसको फॉलो करो ना अच्छे से तो अपने आप चीजें होती चली जाती है। जैसे क्या होता है ना, हम जिम करते तो एक चेकलिस्ट बनाते हैं, ये हमारा डाइट में चाहिए और इतनी एक्सरसाइज होनी ही चाहिए, तो वो रूटीन फॉलो करो तो काम होता है। तो इसलिए आज मैंने चेकलिस्ट से ही शुरू किया कि आपके चेकलिस्ट में पहले मैंने लिखवाया कि एसपीए समझने के लिए क्या क्या हमें करना है। पूरा चेकलिस्ट बनाओ। पहले तो एसपीए का पूरा डिटेल वीडियो देखना है, फुल डिटेल वीडियो। दूसरा चेकलिस्ट में था कि रूल्स पढ़ने हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, ठीक है। फॉर्म पे जो लिखा है एसपीए मेंबरशिप फॉर्म पे वो पढ़ना है। फिर उसके बाद चेकलिस्ट में था एफबी पेज पे कनेक्ट होना है, ग्रुप में कनेक्ट होना है। उसके बाद में मैं आया था इस पॉइंट पे कि फॉर्मेट समझना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट पे 3 थे। एक कमिटी, कमिटी में कौन कौन पोस्ट होती है और क्या क्या उनके रोल्स होते हैं। दूसरा 1 मिनट था कि कैसे 1 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन देना है। तीसरा था कि जो 10 मिनट वाला प्रेजेंटेशन है उसके अंदर के पॉइंटर्स क्या है, ठीक है। ये भी मैंने इसके अंदर के 10-10 12-12 पॉइंट्स बताए थे। अभी मैं जा नहीं रहा हूँ डीप में, टाइम जाएगा। उसके बाद मेरा मेजर पॉइंटर था चेकलिस्ट का, प्रिपेयर योरसेल्फ, कि आपको सब चीज आपसे ही शुरू होती है तो आपको किस तरह तैयार रखना है खुद को। तो उसमें था राइट फ्रॉम रैपो बिल्डिंग से लेके ड्रेसिंग से लेके ऑनलाइन मीटिंग्स में जो बैकग्राउंड होता है, फिर जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए। 2-4 महीने का खेल नहीं है, समझ के हम लोग को जो चलना चाहिए। 1 मिनट राइटअप जो हमेशा रेडी होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड हमेशा रेडी होना चाहिए, एक शॉर्ट प्रोफाइल रेडी होना चाहिए और प्रेजेंटेशन रेडी होना चाहिए। फिर उसके बाद में आया था मैं डूज पे कि क्या क्या करना है। गिव एंड टेक पॉलिसी पे बात की थी मैंने, टाइमिंग पे बात की थी, रेगुलरिटी पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड, जो मैंने कहा था कि ध्यान में हमेशा डाल ही दो, ठीक है। उसके बाद में वापस से ड्रेसिंग और बैकग्राउंड की भी बात की थी डूज में। फिर कनेक्टिंग टू कमिटी, के आपको आपकी कमिटी से कनेक्टेड ही रहना है जितना हो सके। कमिटी से कनेक्टेड रहोगे तो ही चीजें आगे बढ़ेगी, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम आइसोलेटेड फील होगा। और उसके बाद फायदे भी है कनेक्टेड रहने के उनसे। प्रोफाइल नोट डाउन करते रहना है हर एक काम, ठीक है। जो नए लोग आते आ रहे हैं, प्रोफाइल एक आपका लिस्ट होना चाहिए जिसमें ऐड होते रहे। डेली 1-to-1 करना है, भले ही एक तो एक सही, लेकिन 1-to-1 एक डेली होना ही चाहिए। और वो एमसीएम मीटर में लिखते चले जाना है ताकि आपको क्लियर है कितने लोग हैं और कितने लोग से हो गया और कितने लोग से बाकी है। फ्लैश ऑफ द डे, दिन में एक आपके स्टेटस पे जाना ही जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप खुद अपने ग्रुप वाले से पूछो आज का फ्लैश ऑफ द डे क्यों नहीं आया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डोज में बताया था कि आपको एक बार वापस से अपना स्क्रिप्ट पे जाना है और 2-3 पहचान वालों से पूछना है एसपीए में या बाहर से स्क्रिप्ट पढ़ के कि भाई ये स्क्रिप्ट पढ़ के समझा क्या कि मैं एक्चुअली क्या मांग रहा हूँ। क्योंकि स्क्रिप्ट मैं तुम्हें सुना दिया हूँ, अब सुन लो कि मैं मांग क्या रहा था साधारण भाषा में, क्या ये मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो स्क्रिप्ट पे वापस आपको वर्कआउट करना है, इस तरीके से बनाना है कि आपका जो आस्क है ना, मतलब जो आप चाहते हो ना कि लोग आपका क्या करना चाहिए, आपके बिजनेस को कैसे आप उनके मार्केट में नीचे ले जाके रेफरेंसेस कलेक्ट करना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि वो क्लैरिटी आए उसमें, ऐसा नहीं कि बस रीड करके निकल गए। तो वो स्क्रिप्ट पे वापस से आपको रिवर्क करना पड़ सकता है ज्यादातर लोगों को, जिसमें एग्जैक्ट आस्क क्या है वो डिफाइन हो। ब्रेक इवन पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसा घाई में नहीं रहो कि 1-2 महीने में भाई सब ताजमहल खड़ा हो जाएगा। 4-6 महीना पकड़ के चलो, अगर ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो तो अच्छे से बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, अच्छे से कॉन्टेक्ट बनेंगे, बहुत ट्रेनिंग मिल जाएगा, बहुत पब्लिसिटी हो जाएगा और बहुत सारे बिजनेस बोलते ना कन्वर्ट भी होने शुरू हो जाएंगे। विजिटर्स कनेक्ट मैंने कहा था कि पहला विजिटर्स को कनेक्ट करो। अगर सामने ऑप्शन है दो कि मैं 4 मेरे टीम में नए बंदे ऐड हुए और 4 विजिटर्स आए, तो 4 विजिटर्स को पहले कनेक्ट करो, क्योंकि जो ज्वाइन हो चुका है उसको तो आप नेक्स्ट में भी कनेक्ट कर सकते हो। इसका कोई गारंटी नहीं कि बाद में आएंगे कि नहीं आएंगे। एक रेपो मीटर मैंने बनाने कहा था डूज में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि रेपो मीटर में आप हर एक का नाम लिखो जितने भी लोग का आप एसपी से कनेक्टेड हो, और उसके आगे 1 से लेकर 5 तक का स्टार डालो,
कि इसको मैं वन मतलब मैं बहुत कम जानता हूँ, हल्का फुल्का, 4 मतलब अच्छा खासा जान गया, 5 मतलब एकदम अभी ट्रस्ट बैठ गया, क्लोज हो गए। टारगेट होना चाहिए इसमें, जो भी अच्छे लोग आपको दिख रहे हैं ना, उनसे आपका हर एक का 5-5 पे जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डोंट्स में मैंने कहा था नेवर ट्राई टू सेल ईच अदर एनीथिंग डायरेक्टली। एक दूसरे को हमें कुछ भी चीज बेचनी नहीं है, हमें एक दूसरे को अपने बिजनेस डिटेल्स जो है खाली बताने हैं कि वो अपने रेफरेंसेस ला के दे, एक दूसरे को नहीं सेल करना है। अटेंडेंस पे बात की थी, टाइमिंग पे बात की थी, और पर्सनली जो हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बात की थी कि वो टाइम भी थोड़ा ध्यान रखिए। कभी भी किसी को मैसेज कॉल करना इज नॉट राइट, इट शुड बी एन ऑफिशियल आवर्स, ठीक है। डायरेक्ट इंटर कनेक्टिविटी पे बात की थी कि डायरेक्ट इंटर कनेक्टिविटी पहला प्रेफरेंस अपने ग्रुप में रखना, बाद में आगे जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप रूल्स पे बात की थी, पब्लिसिटी मटेरियल डायरेक्टली नहीं डालना है, रूट करना है इंचार्ज के थ्रू जो फ्लैश ऑफ द डे है। बेनिफिट्स मैंने काफी सारे बताए थे और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे, अभी उसमें वापस से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 2 मेजर पॉइंटर्स थे। तो गाइस अभी कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, वरना आपने जो लिख के रखा है आई होप ये आपको काम में आएगा। नाविद जी, मैं शरकत राय बोल रहा हूँ। मुझे हाँ ये पूछना था, आपने बिग मीट के बारे में बताया, वो थोड़ा सा बताएंगे बिग मीट एक्चुअली है क्या? हर मंथ में हम लोग एक मीटिंग ऐसी रखेंगे जहां आपने अभी जो 6-7 ग्रुप है, सारे के सारे लोग उसमें एक साथ आने के लिए अलाउड होंगे। उसमें 100 का कैपेसिटी होगा मैक्सिमम, और जो भी 100 लोग कनेक्ट होते हैं पहले, उनको हम लोग वो बिग मीट में ले लेंगे। उसमें 30 सेकंड्स ही दिया जाएगा क्योंकि लोग ज्यादा है। जिसे 30 तारीख को हम लोग एक क्लोजिंग मीट रख रहे हैं तो वो बिग मीट है, 30 तारीख को जो शाम में रख रहे हैं। तो जैसे आप अभी मीटिंग में आते हो तो आपको एक ग्रुप के लोग कनेक्टेड है, बाकी 5 ग्रुप के नहीं है, लेकिन उसमें आपको बाकी 5 भी कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन यही टारगेट होता है कि कुछ भी हम ट्रांजेक्शन करें तो पहले अपने ग्रुप में देखें, अगर नहीं हमारे पास तो फिर एसपीए में जाए, एटलीस्ट किसी दूसरे ग्रुप में जाए लेकिन बाहर नहीं जाए। तो वो कॉन्सेप्ट है उसका। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? नाविद जी, हाँ सर। नाविद जी, हाँ हाँ मैं जफर पीरजादा बोल रहा हूँ। हाँ जफर भाई। नाविद जी, काफी लोगों का कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि भाई मेरा तो वेल सेटल बिजनेस है, मैं 15-20 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं एसपीए में आके मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ये काफी लोगों का एक ये रहता है कि नहीं, मैं वेल सेटल हूँ, मेरे को एसपीए में क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, या एसपीए मेरे लिए क्या कर सकता है? देखो एक एक सिस्टम होता है कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहने का लाइफ में, ठीक है। आज अंबानी भी बैठ के ना 500 साल खा सकता है, लेकिन वो बैठा नहीं है, वो टाई अप्स कर रहा है, वो अपने स्टेक्स बेच रहा है, दूसरे कंपनीज को अटैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो कनेक्शंस बनेंगे ना, हो सकता है पैसे के लिए नहीं आए, लेकिन जो कनेक्शंस बनेंगे, तो आज अगर वो उसके पास 100 करोड़ है तो कल को 150 करोड़ भी हो सकते हैं अगर ये कनेक्शन उसने बराबर से यूटिलाइज किया तो इट इज मोर अबाउट मेकिंग कनेक्शन कहीं ना कहीं। तो उसके जो ऑलरेडी बनाई हुई अच्छी खासी पहचान है और जो पैसा है ना, उसके अलावा एक और पोर्टल उसका खुल रहा है जहां पे वो और ज्यादा पहचान बना सकता है, और प्रोबेबिलिटी है कि और ज्यादा पैसा भी बन जाएगा उससे। जी, तो और भी एक चीज ये है कि भाई अगर एक ग्रुप के अंदर 50 लोग हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के हैं या डिफरेंट डिफरेंट अपने इसके हैं, अगर मेरे घर है, मेरे घर के अंदर अगर मुझे इंटीरियर डिजाइन करना है, तो वो मेरा तो बिजनेस नहीं है, तो वो कनेक्शन जो है वो मुझे अपने ही ग्रुप से मिल सकता है। या मुझे फ्रिज लेना हो या मुझे एसी लेना हो, तो मतलब मैं हर दूसरी भी काफी ऐसी चीजें हैं जो हमको एसपीए से मिल सकती है, जो कनेक्टिंग 50 से 60 लोग अलग अलग डिफरेंस के हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमको बिजनेस का ही बेनिफिट में, पर्सनल यूज की चीज या पर्सनल अपनी जो चीज होती है, बराबर जी, तो वो भी अपने को इसी ग्रुप में से मिल जाते हैं। तो हम ये नहीं सोचे कि सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचे, हमको दूसरी भी जो चीजें होती है, क्योंकि एक बार रेपो बन जाता है सारे लोगों से। आज कुछ भी चीज मुझे लेनी होती है, तो जब हम एक दूसरे के पहचान हो जाती है तो हमको कंसेशन में भी मिल सकती है और क्वालिटी भी मिल सकती है और गारंटी की भी मिल सकती है। सो एक ही ग्रुप के अंदर हमको काफी सारी चीजें मिल सकती है। जी बराबर, सही बात है जी। एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ ऐसा क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे क्वेश्चन था नवेद भाई। एक व्हाट्सएप पे डालने का। हाँ जी पूछिए। हाँ शैलेश जी पूछिए। ये हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई मेंबर 2 मीटिंग नहीं आता है, राइट, तो वो कैटेगरी ओपन हो जाती है। तो अगर सेम मेंबर को वापस ज्वाइन करना है तो उसको वापस फी पे करना पड़ेगा एनुअल, या कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? देखिए अगर वो कैटेगरी चली गई है ना, अगर वो कैटेगरी चली गई तो उसको हम लोग ले नहीं सकते, बराबर। अगर वो नहीं गई है तो हम लोग उसको एक वार्निंग नोट दे के उसमें रिटर्न डिक्लेरेशन एक लेके उसको ले सकते हैं कि वापस ये चीज नहीं होगी, वापस हुई तो फिर हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाएगा।
वो भी डिपेंड करता है कि उसका रेपो कैसा है अंदर टीम में। बराबर। गाइस सबने सुना ना, मतलब आई होप के आप लोग को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये चीजें की है, और मैं देख रहा था काफी सीरियसली सुन भी रहे थे सब लोग। बट आई रियली फील कि इस चीज का बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत सारे चीजें ना पता नहीं है लोगों को। तो आई थिंक ये जो हम लोग अभी शुरू किए हैं, ये तो पहला ही था मीट, लेकिन आगे इसको जैसे जैसे बढ़ेंगे तो नए लोगों को, पुराने लोगों को बहुत जरूरी है ये सब के आइडिया मिले इस चीज का। एनी क्वेश्चन? सर मुझे यस सर हाँ सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि 30 सितंबर के बाद में हमारे ग्रुप के अंदर कितने रजिस्टर्ड मेंबर्स है और उनकी क्या क्या कैटेगरीज है, तो वो एक बार हमें फ्लैश होना चाहिए ताकि हमको पता चले कि भाई हमारे ग्रुप में ये 30 कैटेगरीज अवेलेबल है। तो इससे क्या है कि हमको अगर कभी वो 30 कैटेगरी के अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम इमीडिएटली हमारे ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि हमारे ग्रुप में वो नहीं है, तो इमीडिएटली हम दूसरे ग्रुप के बारे में सोच सकते हैं। 30 सितंबर को जब क्लोजिंग मीट होगा अपना, उसके बाद में 1 या 2 दिन में सारे ग्रुप्स को उनका रजिस्टर्ड कैटेगरी का डेटा मिल जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक ही हमको समझेगा कौन रजिस्टर्ड हुआ है कौन नहीं। बराबर। तो वो तो मिल जाएगा, वो कोई मतलब उस पर ही तो पूरा चीज चलता है सब। तो आप लोग को इजी हो जाएगा 1-to-1 करने के लिए भी तभी से। राइट। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस? नावेद सर, हाँ जी। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये बताइए, ये जो डायरेक्ट मीटिंग होगी ये संडेज को होगी या वर्किंग डेज में? हर एक टीम का अलग अलग डे डिसाइडेड है। जैसे जो खारगर में मीटिंग होती है वो संडेज को होती है, जो वाशी में होती है वो होती है फ्राइडेज को, जो सैटरडे को होती है वो उल्लासनगर टीम की है, और ट्यूसडेज को जो होती है वो बोरीवली टीम की है, वेडनेसडे को जो होती है वो मुलुंड टीम की है, और जो थर्सडे को होती है पुणे टीम की है। मुझे 5 स्टार मिलना चाहिए, मुझे पूरा याद है देखो। तो ये ये सारे लेकिन इसी सर फ्लो अगर में चलते हैं, ये सारे इसी फ्लो में चलते हैं। और अगर किसी को किसी में भी टाइम नहीं मिल रहा है तो अपना एक ओपन ग्रुप भी है जो शाम में मीटिंग लेता है। वेडनेसडे को शाम में उसकी मीटिंग होती है 6 से 7:30। ओके, अगर संडे ही फ्री होता है, सपोज लेक्चर टाइम होता है तो मॉर्निंग तो आप 9 खारगर का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया ओके ग्रुप है। ओके, संडे दैट इज ओनली ना? हाँ हाँ संडेज को होती है। एंड डायरेक्ट मीटिंग्स संडे, डायरेक्ट मीटिंग जो आप बुक करते हैं बाहर, वो सब संडेज को ही होता होगा मोस्टली? नहीं, ये जो दिन सेट है उसी दिन पे होता है सबका। अच्छा अच्छा, तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीटिंग का सेम टाइम, सेम डेट और टाइम सेम ही रहता है ऑनलाइन ऑफलाइन का। जैसे किसी का सैटरडे तो सैटरडे ही होता रहेगा, संडे तो संडे ही होता रहेगा। ओके ओके सर एक बार डेज रिपीट कर देंगे कौन से ग्रुप का कब मीटिंग होता है, तो एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग डायरेक्टली मीटिंग्स में मत आ जाना, ये भी बता रहा हूँ। बिग मीट में ही अलाउड है एक दूसरे के ग्रुप में आना। नहीं वो करेक्ट है, बट किसी मेंबर को ऐड करना हो तो हाँ, उसको बताना पड़ता है। मैं बता देता हूँ। ट्यूसडे को बोरीवली टीम की मीटिंग होती है। वेडनेसडे को जो सुबह मीटिंग होती है वो होती है मुलुंड टीम की, और जो शाम में होती है वो हफ्ते में एक ही बार जो एक ओपन ग्रुप की होती है, वो वेडनेसडे को शाम में 6 to 7:30 होती है। थर्सडे को मॉर्निंग में होती है पुणे की, फ्राइडे को मॉर्निंग में होती है वाशी वाले ग्रुप की, सैटरडे को मॉर्निंग में होती है उल्लासनगर ग्रुप की, और संडे को जो मॉर्निंग में होती है वो खारगर ग्रुप की होती है। अब इसके आगे मेरे पास दिन बचे नहीं है, लेकिन मैं चैप्टर शुरू करूंगा एक बार ये सब सेट हो जाएंगे तो। सर ये जो हमारी जो ऑफलाइन मीट होगी, तो ऑफलाइन मीट के अंदर जैसे आपने बताया कि भाई 9 o'clock को होगी थर्सडे को, तो ऑफलाइन मीट का नॉर्मली क्या मतलब कितने टाइमिंग्स रहते हैं, कितने बजे तक चलती है? 9 to 10:30 मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद में आप ऑफलाइन कितना देर रुकना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। कुछ लोग आधा घंटा रुकते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, कनेक्ट होते हैं, फिर जाते हैं। कुछ लोग 1 घंटा भी रुकते हैं, तो डिपेंड करता है। मतलब उसमें कोई एक बार मीटिंग खत्म हो गई तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आइडियली आपको रुक के जितना कनेक्ट होके जाओगे उतना फायदा है, क्योंकि वो हाई टी का टाइम होता है। हाई टी मतलब चाय नाश्ता वगैरह सब होता है, उस टाइम पे ही हम लोग सब एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं। एनी क्वेश्चंस? I hope we are done with our first small session of this special mentorship program, and मेरी कोशिश थी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डाउनलोड कर सकूं।
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये मीटिंग क्लोज करता हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को आज और थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी चीजों पे, और मैं इसको और इम्प्रोवाइज करूंगा डेफिनेटली आप लोग के सब सजेशंस लेके। देखो मेरा एक सिस्टम है, मैं तुम हूं, मैं आप हूं, मैं सबको लेके चलता हूं, मेरे आगे आप लोग हो, वो हमेशा रहेगी एक चीज। तो मैं बहुत ओपन हूं सारी चीजों के लिए एंड ये हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ कि एसपीए में जितना हो सके ना, कोई अंदर आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए उसने मेंबरशिप ली, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि उसने ओनरशिप ली है, मतलब उसे खुद की चीज लगनी चाहिए, तो जाके मजा आएगा काम करने में। हमेशा ये सिद्धांतों पे काम करता हूँ। ठीक है, सो गाइस ठीक है, एक ड्रॉप है ग्रुप्स में मैं समझता हूँ, लेकिन अभी जब मीटिंग शुरू होगी, अब बारिश भी जा रही है, अब कोरोना का डर भी खत्म हो रहा है, चीजें भी ओपन हो रही है, तो ये चारों पांचों फैक्टर एक ही चीज बोलते हैं कि अब वापस से सारा पूरा वो बोलते ना चीजें बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अब तो रजिस्टर्ड मेंबर्स आएंगे तो हमें मालूम है कि साल भर वो लोग साथ में, तो और ज्यादा अच्छे से चीजें आगे बढ़ेगी। तो गाइस लेट्स साइन ऑफ फॉर टुडे एंड आई होप के आपने जो ये 1-1.25 घंटे दिए इसमें आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा आगे जाके, और हुआ रहेगा। और अगर कुछ भी आगे अगर कुछ गाइडेंस लगता है, मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप लोग खुल के मुझे एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं। अब बिग मीट होने वाला है 30 सितंबर को 5 बजे होने वाला है, ठीक है, विच विल बी अ फेयरवेल काइंड ऑफ मीट, जहाँ पे हम फ्री मेंबरशिप ड्राइव क्लोज कर रहे हैं। 2-2.5 घंटे का मीट होगा वो, और 30 सेकंड ही होंगे सबके पास, तो उसमें हम लोग मिलेंगे आप सब डायरेक्टली। उसके बाद में एक हफ्ते तक कोई मीटिंग नहीं होगा, 1 से 7 तारीख तक। 8 तारीख से जो हमारा रेगुलर फॉर्मेट है ना, ओरिजिनल वाला, वो शुरू हो जाएगा फिर। तो गाइस लेट्स साइन ऑफ, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड मिलके आगे साथ बढ़ते रहते हैं इसी तरीके से। थैंक यू। थैंक यू Thanks, sir. Thank you. Thank you so much. Bye, everyone. Thank you so much everyone. Bye. थैंक यू बाय थैंक यू Week में मिलते हैं. Bye, bye. Bye. नावेद सर ये जो रिकॉर्डिंग की है वो